तो देखो बेटा, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, या गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरी, अगर आप देखो तो ये ग्लैंड्स, ये कंप्लीट ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स थे जो कि क्या कर रहे थे, जो हार्मोन सिक्रीट करने का काम कर रहे थे। लेकिन हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे ऑर्गन या स्ट्रक्चर है जहां पर सम सेल्स, कुछ ग्रुप ऑफ द सेल्स ही होती हैं जो क्या कर रही होती है, कुछ हार्मोन का सिक्रेशन कर रही होती है। पूरा वो ऑर्गन या पूरा वो स्ट्रक्चर जो है ग्लैंडुलर नहीं है, सिक्रेशन का काम नहीं कर रहा है हार्मोन्स का। तो ऐसे कहां कहां है, कौन से स्ट्रक्चर्स है जो इस तरह से काम करते हैं, तो हम आज उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और उस टॉपिक में अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहां पर, तो फर्स्ट आया हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, याद है ना, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। ठीक है बेटा। अब देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT के बारे में बात करूं तो ओरिजिन में तो कैसा है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, इन ओरिजिन कैसा होगा, दिस इज एंडोडर्मल, एंडोडर्मल पार्ट है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और उसमें अगर हम कहें GIT में, तो हमारा स्टमक जो है उसकी कुछ सेल्स हैं जिनके बारे में मैं कहूंगा कि जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और दूसरा हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, वहां से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमारे अंदर हेल्प करते हैं फॉर द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो इनके बारे में अपन यहां पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले स्टमक के बारे में बात करते हैं। अगर हम हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे स्टमक के अंदर ये हमारा स्टमक जो है उसमें ये देखो, ये फूड पाइप या ईसोफेगस ओपन हो रहा है, और जहां फूड पाइप या ईसोफेगस ओपन हो रहा है वो वाला पार्ट कहलाता है कार्डियक पार्ट। ठीक है। फिर उसके बाद जहां मेजर मेजर डाइजेशन का पार्ट का फंक्शन होता है ना, जहां मेन एंजाइम सिक्रीट होते हैं और डाइजेशन होता है, दैट इज द फंडिक और फंडस। और उसके बाद ये ट्यूबुलर पोर्शन जो है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिक रीजन, ये पूरा का पूरा पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। और ये पाइलोरिक पार्ट जो है ये फिर आगे ड्यूओडिनम में, ये ड्यूओडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूओडिनम पार्ट है, इसमें ओपन होता है। ठीक है। तो इस पाइलोरिक पार्ट में यहां पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है स्टमक की वॉल में, यहां स्पेशलाइज सेल्स इन द वॉल ऑफ द स्टमक। और ये स्पेशलाइज सेल्स इन द वॉल ऑफ स्टमक जो होती है, इनको हम बोलते हैं यहां पर जी सेल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, जी सेल्स। ठीक है। और इन जी सेल से यहां से, ये जो जी सेल है, इन जी सेल से यहां से निकलता है एक हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज व्हाट, गैस्ट्रीन। हार्मोन का नाम क्या बोला मैंने, गैस्ट्रीन, GASTRIN, गैस्ट्रीन। ओके, गैस्ट्रीन निकलता है यहां से हार्मोन। और ये गैस्ट्रीन हार्मोन जो है ये वाया ब्लड वापस आता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू आएगा ये तो है ना, तो वाया ब्लड आता है और स्टमक को स्टिमुलेट करता है, स्टमक की ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशन, फॉर द सिक्रेशन ऑफ व्हाट, फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, जिसमें कौन आया, नंबर 1 डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl का सिक्रेशन करना, एंड अनदर वन इज पेप्सिनोजन का सिक्रेशन, पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करना। तो HCl का सिक्रेशन बढ़ाता है और पेप्सिनोजन का सिक्रेशन बढ़ाता है। तो कब बढ़ाता होगा ये चीज, कब बढ़ती होगी, जब ईसोफेगस से फूड आ गया डाइजेस्ट होने के लिए हमारे, नेचुरली जब फूड स्टमक में आ गया उस समय अब डाइल्यूट HCl और पेप्सिनोजन सिक्रेट होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए या उसका सिक्रेशन कम रहना चाहिए। तो जैसे ही फूड आपका आता है स्टमक में, ओके, स्टमक में फूड आते ही अब जी सेल एक्टिवेट होती है, पाइलोरिक रीजन की जी सेल जो है पाइलोरिक पार्ट की। और इन पाइलोरिक पार्ट की जी सेल से निकला कौन सा हार्मोन, यहां पर गैस्ट्रीन हार्मोन निकला। और ये गैस्ट्रीन हार्मोन वाया ब्लड आकर आपके अंदर डाइल्यूट HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को बढ़ाता है।
तो सिर्फ जी सेल जो है स्टमक की, ये एंडोक्राइन है, पूरा स्टमक एंडोक्राइन नहीं है, ध्यान देना। ओनली द जी सेल पार्ट ऑफ द स्टमक इज एंडोक्राइन इन नेचर। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूं? ऐसे लिख सकता हूं, इन द स्टमक, समझने के लिए, स्टमक, स्टमक का कौन सा पार्ट? पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट की कौन सी सेल्स, जिनको हम स्पेशली यहां क्या नाम देते हैं? जी सेल्स। उनसे क्या रिलीज हुआ? गैस्ट्रीन, है ना? गैस्ट्रीन कब रिलीज हुआ? व्हेन फूड कम्स इन स्टमक, कम्स इन स्टमक। तो कम्स इन स्टमक, जब फूड आया स्टमक में, है ना, तब ये प्रोसेस हो रहा है बेटा, ध्यान देना, ये वाला प्रोसेस तब हो रहा है गैस्ट्रीन। और ये गैस्ट्रीन क्या करता है? डाइल्यूट HCl, है ना, डाइल्यूट HCl और पेप्सिनोजन, इन दोनों के सिक्रेशन को बढ़ाता है। क्यों? डाइल्यूट HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा स्टमक में, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा HCl, और उस केस में फिर क्या होगा? डाइजेशन हो पाएगा। तो ये जी सेल जो है ये यहां पर इस तरह से काम करती है हार्मोनल सिक्रेशन में ऑफ द स्टमक। तो पहला ये हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगला अब मैं बात करूं यहां पर, तो इंटेस्टाइन से, फ्रॉम द इंटेस्टाइन, नॉट फ्रॉम द स्टमक नाउ, अब इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब इंटेस्टाइन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्या समझना, जब फूड यहां डाइजेस्ट हो गया और फूड यहां से अब स्टमक में से निकल के और डियोडिनम में आ गया, डियोडिनम में आ गया, तो अब इस गैस्ट्रीन का सिक्रेशन का कोई मतलब नहीं है, तो गैस्ट्रीन का सिक्रेशन कम, प्लस इस डाइल्यूट HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को भी तो कम करो कि भैया अब रुक जा। तो गैस्ट्रीन का सिक्रेशन कम होने से डाइल्यूट HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन उसके अलावा इंटेस्टाइन की वॉल से भी एक हार्मोन निकलता है जो कि क्या करता है, जो कि इस सिक्रेशन को कम करने में हेल्प करता है यहां पर। और वो कौन? दैट इज कॉल्ड एज GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनल पार्ट से, डियोडिनम से खुद से, है ना, डियोडिनल पार्ट, डियोडिनल पार्ट से क्या रिलीज हुआ बेटा? यहां से रिलीज हुआ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इन शॉर्ट GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। या इसको क्या भी बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरोगैस्ट्रॉन, एंटीरोगैस्ट्रॉन भी कहते हैं, है ना। और ये एंटीरोगैस्ट्रॉन क्या करता है? नाउ ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स व्हाट? गैस्ट्रिक सिक्रेशन, है ना, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को भैया इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, यानी पेप्सिनोजन और डाइल्यूट HCl, इनके सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। भैया फूड आ गया इंटेस्टाइन में, अब तेरी जरूरत नहीं है, बस रुक जा, तो इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये काम करता है यहां पर कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाला GIP, इन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाला GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसका दूसरा नाम क्या भी बोला मैंने, जिसको मैंने एंटीरोगैस्टेरॉन भी बोला, ठीक है। ऐसे ही इंटेस्टाइन से ऐसे ही एक और हार्मोन निकलता है इंटेस्टाइन से, एंड दैट इज सिक्रेटिन। कहां से? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से। और इंटेस्टाइन के कौन से? दो पार्ट, डियोडिनम जो पार्ट अभी अभी मैंने बोला, डियोडिनम तो रिलीज करता ही करता है ना, डियोडिनम एंड जेजुनम पार्ट जो होता है इंटेस्टाइन का, दोनों से रिलीज होता है जेजुनम पार्ट, इनसे दोनों से, इन दोनों पार्ट से यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, एंड द नेम ऑफ द हार्मोन इज सिक्रेटिन। हार्मोन का नाम क्या है?
सिक्रेटिन, ठीक है। और ये सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये पेनक्रियास पे अफेक्ट डालता है, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। किसके लिए? पैनक्रियाटिक जूस के लिए। लेकिन पैनक्रियाटिक जूस में क्या? पैनक्रियाटिक जूस में मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन stimulate more watery pancreatic juice with bicarbonate ion, माने सिक्रेटिन के सिक्रेशन से उसमें पैनक्रियास से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूस से एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं बढ़ेंगे, पानी की अमाउंट बढ़ेगी, वाटर की अमाउंट बढ़ेगी एंड बाइकार्बोनेट आयन की अमाउंट बढ़ेगी। ये दोनों यहां पर जो है इंक्रीज होंगे। किसके अंडर में? सिक्रेशन ऑफ सिक्रेटिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। आई बात समझ? ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर मैं यहां पर कहूं तो एक अगला हार्मोन यहीं पे डिओडिनम और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहां से कंप्लीट इंटेस्टाइन से अगर मैं कहूं यहां पर कंप्लीट इंटेस्टाइन, फ्रॉम द कंप्लीट इंटेस्टाइन, ठीक है, एंटायर, और वो भी कौन सी? लेकिन कंप्लीट इंटेस्टाइन में सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो माने इसमें कौन कौन आ गया? इसमें आ गया डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, तीनों पार्ट आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन के, एंड इलियम, ओके, तीनों पार्ट। ये तीनों पार्ट मिला के एक हार्मोन रिलीज करते हैं यहां से, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, या इन शॉर्ट CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन, है ना, कोलेसिस्टोकाइनिन CCK। और या इसको क्या भी बोलते हैं? पेनक्रियोजाइमीन, पेनक्रियोजाइमीन PZ, और इसलिए कलेक्टिवली कई बारी इसको CCK-PZ, कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमीन भी बोलते हैं सेलेक्ट कलेक्टिवली, है ना। और ये जो हार्मोन कंप्लीट इंटेस्टाइन से निकला, इसका इफेक्ट दो बॉडी ऑर्गन्स पे होता है। क्या? ये लीवर एंड गॉल ब्लैडर पे भी इफेक्ट डालता है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर पे भी इफेक्ट डालता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है पैनक्रियास पे भी इफेक्ट डालता है। और लीवर एंड गॉल ब्लैडर से ये किसका सिक्रेशन बढ़ाता है? बाइल जूस का सिक्रेशन, बाइल जूस का सिक्रेशन बढ़ाता है, ठीक है। और पैनक्रियास से ये उसमें अब ये वाला कोलेसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन जो होगा, है ना, इस कोलेसिस्टोकाइनिन के कारण पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं उनका सिक्रेशन बढ़ेगा। सो सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल इंक्रीज। पैनक्रियास से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनका सिक्रेशन बढ़ेगा पैनक्रियोजाइमिन के कारण या कोलेसिस्टोकाइनिन के कारण। जबकि जो ऊपर मैंने हार्मोन बोला सिक्रेटिन, वो सिक्रेटिन सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा रहा है, पानी की अमाउंट बढ़ा रहा है, सॉल्ट की अमाउंट बढ़ा रहा है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट की, लेकिन एंजाइम्स नहीं बढ़ा रहा था, ठीक है। तो दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो एंजाइमेटिक सिक्रेशन को बढ़ाता है,
ठीक है, पेनक्रियास से। जबकि यहां हम बात करें अगर सिक्रीटिन के लिए, तो वो उसका सिर्फ डाइल्यूशन बढ़ाता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है, वाटर की अमाउंट को इंक्रीज करके। ठीक है, इसी तरह से अगला हार्मोन यहां पर, और अगर मैं कहूं तो वो है ड्यूओक्राइनिन। स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूओडिनम से एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है ड्यूओक्राइनिन। हार्मोन का नाम बोला मैंने, ड्यूओक्राइनिन। और ये ड्यूओक्राइनिन हार्मोन जो है, ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल वॉल में प्रेजेंट ब्रूनर्स ग्लैंड को, इंटेस्टाइन की वॉल में, खुद की इंटेस्टाइन की वॉल से खुद से भी एक एंजाइम निकलता है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं जिसको, और वो निकलता है ब्रूनर्स ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, ब्रूनर्स ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन। उनको स्टिमुलेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनको स्टिमुलेट करता है, और इसके कारण से क्या होगा, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन बढ़ेगा, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन बढ़ेगा। तो ड्यूओक्राइनिन इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडिनम से रिलीज होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहां पर कहूं तो ड्यूओडिनम से ही एक और हार्मोन यहां पर निकलता है, एंड दैट इज एंटीरोक्राइनिन। एंटीरोक्राइनिन, ठीक है, एंटीरोक्राइनिन। एंड दिस एंटीरोक्राइनिन जो है, ये क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन स्ट्रक्चर होते हैं इंटेस्टाइन में, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, उनसे इंटेस्टाइनल जूसेस के सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो असल में इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन जो है दो जगह से हो रहा है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल रीजन। मेन तो है ब्रूनर्स ग्लैंड, है ना, लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड्स के साथ वहां पर क्रिप्ट्स ऑफ खांचे होती है, छोटे छोटे से खांचे होते हैं जिसमें ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती हैं एक्चुअली। तो उन क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन को भी स्टिमुलेट किया जाता है, और वो स्टिमुलेट करने का काम करता है एंटीरोक्राइनिन, और ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है ड्यूओक्राइनिन। इस तरह से ये यहां पर जो हार्मोन्स है, ये यहां हेल्प करते हैं इन द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। इतनी बात में कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई है तो पूछो मेरे से। ना एक और हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं यहां पर, है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन से, एंड दैट इज व्हाट, विलिकाइनिन। एक हार्मोन निकलता है विलिकाइनिन, और ये विलिकाइनिन जो है, देखो विलाइस पे इफेक्ट डालते हैं। इन विलिकाइनिन के सिक्रेशन से क्या होता है, इनके सिक्रेशन से बेटर तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द विलाई, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू विलाई, है ना, इसको इंक्रीज करने के लिए यहां पर काम में आते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विलाइस के स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये होंगे वहां पर, तो ये इस चीज को करने का हेल्प करेंगे। ठीक है साहब, तो इस तरह से ये हॉर्मोन्स हैं जो कि निकलते हैं फ्रॉम द GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, स्टमक तो पूरी इंटेस्टाइन नहीं कर रही है, लेकिन पार्ट कर रहे हैं, तो वहां से रिलीज हो रहे हैं। ऐसे ही एक अगली एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, एंड दैट इज प्लेसेंटा। अगला एंडोक्राइन ग्लैंड है प्लेसेंटा। अब देखो बेटा, एक चीज तो, पहली बात, एक खास बात इसके लिए,
प्लेसेंटा जो है ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड किस में मिलती है? प्रेजेंट इन प्रेग्नेंट वुमन ओनली, प्रेग्नेंट फीमेल, है ना, प्रेग्नेंट फीमेल में मिलेगी और वो भी प्रेगनेंसी के दौरान ये प्लेसेंटा जो वहां पर बनेगी। ध्यान आ रहा है? ठीक है। और प्लेसेंटा क्या था आपको याद है ना? प्लेसेंटा की डेफिनेशन हमने क्या बोली थी चैप्टर नंबर 3 जब अपन ने पढ़ा था? तो हमने कहा था प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी, इट इज अ टेम्परेरी endocrine glandular structure which is contributed by fetal and maternal tissues both, fetal and maternal tissues both। ये एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलकर बन रहा है। एक तो बच्चा, उसका बेबी जो है फीटस, वो, और मदर का टिश्यू, दोनों मिलके यहां पर बनाते थे। याद आ रहा है? और इस प्लेसेंटा से मैं हार्मोन जो रिलीज होते थे वो चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुका हूं, अगर याद हो तो। यहां से प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन रिलीज होता था। एक तो फंक्शन वही है जो ओवरी से निकलने वाले ईस्ट्रोजन का है। दूसरा, यहां से प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता था, फंक्शन वही है जो ओवरी से रिलीज होने वाले प्रोजेस्टेरॉन का होता था। तीसरा, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने कहा था यहां पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, इन शॉर्ट मैंने इसको कहा था, अगर ध्यान आ रहा हो तो SCGH, जिसके लिए मैंने कहा था प्रेगनेंसी के लिए। यस मृदुला, करेक्ट। जो प्रेगनेंसी के लिए ग्रेविडेक्स टेस्ट के थ्रू हम प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई करते थे, उसके लिए था। देन फोर्थ हार्मोन जो यहां से निकलता था हमारे, दैट वाज रिलैक्सिन। ठीक है, आ गया क्या याद? यस, एनीवन? यस सर। है ना? यस सर। रिलैक्सिन। और एक पांचवा हार्मोन और बोला था मैंने यहां पर, और वो था HPL। याद आ रहा है क्या? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, है ना, HPL। ठीक है, ये 5 हार्मोन बोले थे। तो ईस्ट्रोजन का फंक्शन आपको ध्यान है? अब देखो, प्लेसेंटा तो टेम्परेरी ग्लैंड है ना? आपको याद है कि कंप्लीट प्लेसेंटा जो बनता था वो प्रेगनेंसी के 3 महीने में, कंप्लीट प्लेसेंटा फॉर्मेशन, है ना, होने में कितने महीने लगते थे? 3 मंथ्स, है ना, 3 मंथ्स लगते थे। और उसके बाद तो अपन को याद है कि अपन कहते थे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती थी और प्लेसेंटा ही अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करता था और प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता था। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल प्लेसेंटा जो है हाई मेंटेन करता था और प्रेगनेंसी मेंटेन करता था। ये प्रॉपर्टी अपन को पता है। ईस्ट्रोजन का फंक्शन हमको पता है कि ईस्ट्रोजन जो है यहाँ पर क्या करेगा? डक्टुलर ग्रोथ। तो ईस्ट्रोजन में प्रेगनेंसी के बाद डक्टुलर ग्रोथ के लिए यहाँ से सिक्रेट होगा, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करना प्लस एल्वुलर ग्रोथ के लिए काम करेगा। और ये कहते थे हम SCG के लिए, ह्यूमन कोरियोनोगोनेडिक हार्मोन, जो क्या था, जो हमारे को ग्रेविडेक्स टेक्स के थ्रू प्रेगनेंसी कंफर्मेशन टेस्ट, जिसको हमने कहा था प्रेगनेंसी
कंफर्मेटरी टेस्ट, है ना, प्रेगनेंसी कंफर्मेटरी टेस्ट था ना ये, जिसमें हमने कहा था ग्रेविडेक्स टेस्ट में कि यूरिन के साथ एससीजी की थोड़ी बहुत अमाउंट रिलीज होती है, जिसको टेस्ट करके और हम प्रेगनेंसी को कंफर्म करते थे। तो ये क्यों निकल रहा था? क्योंकि क्या करना है, प्लेसेंटा डेवलप करना है, और प्लेसेंटा को डेवलप करना है मतलब कोरियोनिक विलाइज जो है उनको डेवलप करना है। और वो कोरियोनिक विलाइज डेवलप कब होंगी? जब प्लेसेंटा खुद क्या रिलीज करेगा, कोरियोनिक विलाइज को डेवलप करने के लिए हार्मोन रिलीज करेगा, है ना। और उसी हार्मोन का नाम क्या था? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। तो क्या करता है ये? डेवलप्स कोरियोनिक विलाइज, ठीक है, इसके लिए था। प्लस रिलैक्सिन के लिए अपन को याद है, हमने कहा था रिलैक्सिन जो रिलीज होता था वो क्या करता था? अब ध्यान दो, रिलैक्सिन ओवरी से भी निकलता है और प्लेसेंटा से भी निकलता है ना। और इस रिलैक्सिन का नाम क्या था? हमने कहा था प्यूबिक सिम्फाइसिस के लिगामेंट्स को क्या करता था? ये डायलेट करता था, है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस लिगामेंट्स को डायलेट करने का काम करता था, और उनको डायलेट करके और इजी बर्थ में वहां क्या करता था? हेल्प करता था। यस, वाइडन द सर्विक्स, बिल्कुल ठीक है मृदुला। एंड देन एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये हार्मोन भी मेमरी ग्लैंड से मिल्क फॉर्मेशन को, मेमरी ग्लैंड में, इन मेमरी ग्लैंड मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता था। माने मेमरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन में दो हार्मोन काम आ रहे हैं। एक तो था प्रोलैक्टिन, अगर याद आ रहा हो तो प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन का काम बताया था, वो था एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला, है ना। और दूसरा है एचपीएल, जो कहां से निकल रहा है? जो प्लेसेंटा से निकल रहा है। और ये दोनों के दोनों हार्मोन किस में हेल्प करते हैं? मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये यहां पर इन पांचों हार्मोन के फंक्शंस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर नंबर 3, तो वही है। देन आफ्टर दैट अगला अगर मैं कहूं तो आपको याद आ रहा होगा, अपन ने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में डिस्कस किया था, और हार्ट में राइट वेंट्रिकल में मैंने कहा था नियर द एसे नोड, मैंने कहा था वहां कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल्स होती हैं जिनको हम कार्डियोसाइट सेल्स कहते थे। और ये कार्डियोसाइट सेल्स क्या रिलीज करती थी? ये एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, याद है ना, ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर रिलीज करती थी। और ये एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर असल में क्या है? अपने आप में एक ये पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है ये? पेप्टाइड हार्मोन है ना। और ये पेप्टाइड हार्मोन क्या करता था? ये पेप्टाइड हार्मोन जो है वहां पर ग्लोमेरुलर प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता था। अगर ग्लोमेरुलर प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता था तो उसको कम करने का काम कर रहा था यहां पर, ठीक है, आई बात में। तो ये क्या कर रहा था? रिड्यूसेस द प्रेशर, ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। अगर ज्यादा हो जाता तो रास मैकेनिज्म के उल्टा था ये, अपोजिट टू रास मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरोन के अपोजिट, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को कम करने वाला। तो ये एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर या ANF जिसको हम बोलते हैं, ये असल में एक पेप्टाइडल हार्मोन है। मैंने वहां वर्ड बोला था, इट इज अ पेप्टाइडल हार्मोन। तो ये देखो, ये आ गया पेप्टाइडल हार्मोन, ठीक है, आ गई बात समझ में? yes, ऐसे ही
हमारी किडनी में जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है ना, किडनी में जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बोला था जब मैंने कहा था डीसीटी, जब ग्लोमेरुलस और एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ अटैच होती हुई जाती है तो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते थे। तो इस जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। नाम हार्मोन का क्या बोला? इरिथ्रोपोएटिन। नाम से समझ में आ गया होगा वैसे तो। ये बोन मेरो में आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाएगी, आरबीसी के फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगी इन बोन मेरो। इरिथ्रोपोइसिस को, यस, इरिथ्रोपोइसिस के फॉर्मेशन को, इरिथ्रोपोइसिस ब्लड फॉर्मेशन को या आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है। These are the certain hormones which are released from the different body organs. तो देखो ये वेरियस हॉर्मोन्स जो कि हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे थे उनके बारे में बात की। और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। भाई हार्मोन काम करते कैसे हैं हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह से काम करते हैं हॉर्मोन्स, है ना। तो देखो बेटा समझना, नटशेल में अगर मैं कहूं तो हॉर्मोन्स दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ हार्मोन। बेसिकली अगर ब्रॉड वे में हम बोलें तो टाइप्स ऑफ हार्मोन दो तरीके के होते हैं। एक तो वो हार्मोन जो क्या है, वाटर सॉल्युबल है, जो वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कौन कौन से? अपन ने चैप्टर के शुरू में, बिगिनिंग में अपन ने कहा था, याद हो तो, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, है ना। वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो है ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, डेरिवेटिव हार्मोन, है ना। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। दूसरा अपन ने यहां पर डिस्कस किया था, दूसरे टाइप का हार्मोन वहां पर पेप्टाइड हार्मोन्स, है ना, वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तीसरा कैटेगरी के हार्मोन हमने डिस्कस किए थे वहां पर प्रोटीन हार्मोन्स। ये प्रोटीन हार्मोन्स भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। दीज आर ऑल्सो वाटर हार्मोन। लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो वहां हमने एक बात की थी किनके बारे में, देयर वी डिस्कस अबाउट द स्टीरॉयडल हार्मोन। किनके बारे में बात की थी हमने? स्टीरॉयडल हार्मोन। स्टीरॉयडल हार्मोन माने टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना। ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो है, ये स्टीरॉयडल हार्मोन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बट soluble in लिपिड्स। यानी ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं ये। कौन से? स्टीरॉयडल हार्मोन। स्टीरॉयडल हार्मोन मतलब ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन, और या कॉर्टिकॉइड्स, जितने भी कॉर्टिकॉइड्स थे सब स्टीरॉयडल हार्मोन थे ना। कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स याद है क्या? है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये सारे हार्मोन कैसे हैं? लिपिड सॉल्युबल है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अब क्वेश्चन आया सर इससे क्या मतलब है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो देखो, हमको अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी हो तो जब भी अपन किसी सेल के बारे में बात करते हैं, कोई भी सेल, ये कोई सेल है, तो ये सेल की सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल की सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये किसकी बनी होती है बेटा? लिपोप्रोटीनेशियस होती है, नेचर में लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन है।
और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कोई भी सब्सटेंस अगर इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकता है या अंदर से बाहर जा सकता है तो वो वही जा सकते हैं जो लिपिड मॉइटी में या लिपिड में सॉल्युबल हो। लिपिड मॉइटी soluble substances can cross this lipoproteinaceous सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो इसी तरह की होगी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड प्रोटीन है। तो इसको क्रॉस कौन कर सकता है? वही कर सकते हैं जो लिपिड मॉइटी में सॉल्युबल है, लिपिड में सॉल्युबल है। और वो लिपिड में सॉल्युबल कौन से हैं? अभी अभी अपन ने कहा स्टेरॉयडल हार्मोन्स कैसे हैं, लिपिड सॉल्युबल है या ना? तो अगर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कहीं किसी टारगेट सेल, किसी टारगेट से निकलते हैं, कौन से? स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन अगर किसी टारगेट से निकलते हैं तो वो तो किसी मतलब सोर्स से, सॉरी टारगेट नहीं, सोर्स से निकलते हैं। और सोर्स से निकल के किसी टारगेट सेल तक आते हैं तो टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। इवन ये क्या भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं। और यहां अगर इनके अंदर कोई रिसेप्टर्स हो तो उसके साथ आके बाइंड हो सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर किसी सोर्स से निकलने वाले हार्मोन कैसे हैं? वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, जैसे प्रोटीन हार्मोन है, जैसे अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है ना, ठीक है, या टायरोसिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। ये तो लिपिड सॉल्युबल है ही नहीं। लिपिड सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते इसका मतलब अब इससे आगे अंदर तो ये इंफॉर्मेशन को टारगेट सेल तक ले जा ही नहीं सकते। और अगर अंदर नहीं ले जाएंगे तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी भाई? माने इन वाटर सॉल्युबल, ये जितने भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, है ना, फॉर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, है ना, जैसे अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं या पेप्टाइड हार्मोन्स हैं या प्रोटीन हार्मोन्स हैं, है ना, इनके लिए फॉर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर receptors are required on the cell membrane। यहीं पे कोई रिसेप्टर चाहिए, क्यों? क्योंकि अंदर तो जा ही नहीं पाते हैं ये। तो अगर ये हार्मोन रिलीज हुआ यहां से तो ये हार्मोन को यहां तक ही, भाई यहां तक ही, बस तू अंदर नहीं जा सकता तो तू जो भी इंफॉर्मेशन लाया वो मेरे को दे दे भाई यहाँ। तो यहाँ कोई ना कोई क्या होगा, रिसेप्टर होगा, और वो रिसेप्टर इन इंफॉर्मेशन को लेगा और इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कोई दूसरा एक सेकेंडरी मैसेंजर होगा जो इन इंफॉर्मेशंस को फिर अंदर लेकर जाएगा, चाहे न्यूक्लियस तक या सेल के साइटोप्लाज्म तक, और उनके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल रेस्पॉन्स दिखाने में हेल्प करेगा। यानी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स किसी टारगेट सेल के अंदर तक नहीं जाएंगे, वो तो कहां तक ही जाएंगे बेटा? वो तो बस उस मेम्ब्रेन के बाहर तक, यहां तक उस पर रिसेप्टर जो है वहां तक ही जा सकते हैं। लेकिन स्टेरॉयडल हार्मोन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर और अंदर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर तक जा सकते हैं और वहां उनके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ बाइंड करके फिर वो अपने केमिकल या फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस को शो करेंगे। ये चीज समझ में आ गई क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? ये देखो बेटा, ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी के आपके जो दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना, ये पहला वाला डायग्राम जो है ये उन हॉर्मोन्स के लिए है जो वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल जैसे प्रोटीन हार्मोन है ना, अमीनो एसिड हार्मोन है, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड या अमीन प्रोटीन हार्मोन, है ना, इन हार्मोन्स के लिए ये पहला वाला। और ये दूसरा वाला जो डायग्राम दे रखा है वो लिपिड सॉल्युबल्स के लिए दे रखा है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए, माने स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइडल हार्मोन्स के लिए। देखो दोनों के डायग्राम में अगर आप समझो तो जैसे एफएसएच एक प्रोटीन हार्मोन है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके, है ना, और ये कहां आया, ओवरी तक। एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ओवरी के अंदर फॉलिकल के स्टिमुलेशन को बढ़ाएगा, तो ओवरी की ओवेरियन मेम्ब्रेन तक आ गया, लेकिन उसके अंदर नहीं जा सकता, देखो क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, ये तो फैट सॉल्युबल तो है ही नहीं, तो उसमें से तो जा ही नहीं सकता। तो बस ये देखो, ये यहां आके बाइंड हो गया, ये रिसेप्टर है इसके लिए रिसेप्टर अवेलेबल है यहाँ पर, देखो मेम्ब्रेन पे, है ना, और ये रिसेप्टर इन इंफॉर्मेशन को ले लेता है। और उसके बाद अब सेल के अंदर इन मैसेजेस को कौन लेके जाएगा, आपको याद हो तो मैंने कहा उन मैसेजेस को लेकर जाता है सेकेंडरी मैसेंजर। और वो सेकेंडरी मैसेंजर कौन हो सकता है, वो सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या कैल्शियम आयन, जैसे ये पार्टिकल्स जो है, ये आयंस, ये अब यहां से अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे, और सेल के अंदर उसके अकॉर्डिंग बायोकेमिकल रेस्पॉन्स या फिजियोकेमिकल रेस्पॉन्स जो भी होने वो होंगे। जैसे एफएसएच के केस में यहां पर अगर कहूं तो फॉलिकल का डेवलपमेंट होना, ओवेरियन ग्रोथ होना, ठीक है। अगर ये मान लो एफएसएच की जगह ग्रोथ हार्मोन होता, तो ये ग्रोथ हार्मोन कहां तक जाता, किसी टारगेट ऑर्गन बोन्स या किसी टिश्यू तक जाता, और वहां पर सेल डिवीजन को इंक्रीज करता। ऑन द अदर हैंड अगर इस वाले डायग्राम में देखें तो देखो ये ईस्ट्रोजन है ना, अब ईस्ट्रोजन मान लो कहां से निकला, ये ईस्ट्रोजन भाई ओवरी से निकला, और ईस्ट्रोजन ओवरी से निकला और ये टारगेट सेल तक गया। कहां टारगेट सेल, मान लो ये टारगेट सेल जो है यूट्राइन मेम्ब्रेन है, तो यूट्राइन मेम्ब्रेन में ईस्ट्रोजन क्या करता है, वहां ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था, ठीक है। तो देखो ये मेम्ब्रेन को, लिपिड सॉल्युबल है इसलिए देखो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, और नॉट ओनली टू लिपिड टू द मेम्ब्रेन, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके और सेल के न्यूक्लियस के अंदर आ गया, जहां इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, और उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अब ये डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उन इंफॉर्मेशन के बेस पे उस डीएनए ने एमआरएनए बनाना है, और उन एमआरएनए से वो पर्टिकुलर प्रोटीन्स बननी है जो कोई पर्टिकुलर रेस्पॉन्स शो करने हैं सेल के अंदर, ये लो। तो ये डिफरेंस फंक्शनिंग में समझ में आ गया होगा, जो लिपिड सॉल्युबल है वो सीधे न्यूक्लियस के अंदर तक जाके रिसेप्टर से बाइंड होकर रेस्पॉन्सेस शो करते हैं, जबकि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं कर रहे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही रुक गए, और फिर वहां से सेकेंडरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो उन रेस्पॉन्सेस को लेकर वहां आगे जाते हैं। तो ये होता है इन दोनों का फंक्शनिंग का तरीका। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट?